गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, मुझे पता है आप मेरे सर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर से स्माइल सर ने आके सरप्राइज दे दिया। तो मेरे सर आज शाम की क्लास से लेंगे। आई विल बी टेकिंग द इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड मेरे सर विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू सेट थ्योरी। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। पहली क्लास है आज आपकी। तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानने की कोशिश करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं इससे आज शाम से क्लास ले रहे हैं आप लोगों की। ही विल बी स्टार्टिंग विद सेट थ्योरी। तो आज की क्लास में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बेसिक्स देख लेते हैं और आपको मैं टॉपिक्स बता देता हूँ। अभी आपका सेट थ्योरी शुरू होने वाला है शाम से, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक बोथ ऑफ दोनों चलेंगे, मतलब सेट थ्योरी भी और लॉजिक भी चल जाएगा साथ में। ओके, लॉजिक विल आल्सो स्टार्ट। चलिए, सो सबसे पहले क्वेश्चन कि सर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है ये बता दीजिए। व्हाट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स? तो इसमें दो शब्द हैं, डिस्क्रीट एंड मैथमेटिक्स, राइट। हमें दोनों के मीनिंग का पता होना चाहिए। हमें दोनों के मीनिंग का पता होना चाहिए, डिस्क्रीट का भी पता होना चाहिए और मैथमेटिक्स का भी क्लियरली पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। तो डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है और मैथमेटिक्स का क्या मतलब होता है, इस पे बातचीत करते हैं। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को समझने से पहले ये समझिए मैथमेटिक्स क्या होता है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है ये समझने से पहले ये समझिए कि मैथमेटिक्स क्या होता है। और ये आपको नेक्स्ट पेज पे मैथमेटिक्स की डेफिनेशन दे रखी है। इट इज अ स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। इट इज अ स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स की स्टडी होता है। इट कैन बी डिफाइंड एज आर्ट ऑफ क्रिएटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डिफरेंट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना, उनको समझना, उनको डेवलप करना और उनके बीच में रिलेशनशिप्स को डेवलप करना क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है। अब इसका मुद्दा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। ये क्या कह रहा है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जब तक नहीं समझ आएगा मैथ समझना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है इस पे बातचीत कर लेते हैं। मैथमेटिक्स को समझने के लिए आपको मैथमेटिकल स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। ठीक है, अब मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में दो वर्ड है, मैथमेटिकल एंड स्ट्रक्चर अगेन। तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है उससे पहले हम बातचीत करेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है उस पे। पहले स्ट्रक्चर पे बातचीत करेंगे। तो स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तब हम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर जनरली आप इमेजिन करते हैं, किसी बिल्डिंग को इमेजिन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको अरेंज किया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। मतलब ऑर्गेनाइज करके उनको एक स्पेसिफिक तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि वो पूरा जो उसका फंक्शन है वो उसको अचीव कर सके। जैसे कि आपने बिल्डिंग का एग्जांपल लीजिए। बिल्डिंग में क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। बिल्डिंग में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, ब्रिक्स होती हैं। ब्रिक्स को ऑर्गेनाइज करके क्या बनाया जाता है, वॉल्स क्रिएट की जाती हैं। आयरन होता है, स्टील होता है, पोल्स होते हैं। अलग अलग तरीके से उनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो उन सबको ऑर्गेनाइज करके अरेंज करके क्या बना दिया गया, एक स्ट्रक्चर बना दिया गया। और एग्जांपल लीजिए, गवर्नमेंट ले लीजिए। गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक तरीके से ऑर्गेनाइज होकर किसी पर्पस को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आप और एग्जांपल्स ले सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टोरी है, तो उस स्टोरी में छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, ट्विस्ट होते हैं जैसे करके। ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनाइज करके स्टोरी में इमोशंस डाले जाते हैं और अलग अलग चीजें डाली जाती हैं जिसको ऑर्गेनाइज करके पूरी स्टोरी क्रिएट की जाती है। ठीक है, ऐसे हमारे पास आइडियोलॉजी हो सकती है। क्या हो सकती है, आइडियोलॉजी हो सकती है। आइडियोलॉजी क्या होती है, सेट ऑफ आइडियाज होती है। जैसे आपने सुना होगा
मार्क्सिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ये सब क्या है, आइडियोलॉजी है, हर एक की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पेसिफिक अरेंजमेंट रूल्स होते हैं, छोटी छोटी बातचीत होती हैं, जिनको एक स्पेसिफिक लॉजिकल फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, कुछ बेसिक आइडियाज होते हैं जिनके बेस पे पूरी आइडियोलॉजी क्रिएट की जाती है। तो उसमें भी एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज है आइडियोलॉजी में भी। ठीक है, आइडियोलॉजी के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी डेवलप हुई हैं, ईस्ट साइड, एशिया साइड अलग अलग हुई हैं, वेस्ट साइड अलग हुई हैं। ठीक है, बुद्धिज्म एक आइडियोलॉजी का एग्जाम्पल है। ठीक है, और आप हिंदुइज्म भी एक आइडियोलॉजी का एग्जाम्पल है। ठीक है, और आप बहुत सारे ले सकते हैं, मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी का एग्जाम्पल है जो साइंटिफिक साइंस पे बेस्ड होता है थोड़ा। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग आइडियोलॉजीज डेवलप हुई हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या हो सकता है, बिल्डिंग, गवर्नमेंट, स्टोरी। अच्छा, एक एग्जांपल वो दे रखा है आपके नोट्स में, विच इज ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक, इसको भी समझ लेते हैं। म्यूजिक भी एक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, अपने नोट्स समझते होंगे आप लोग। म्यूजिक बना होता है, बेसिक जो यूनिट होती है म्यूजिक की होती है नोट्स। नोट्स, ठीक है, और नोट्स को मिला के, नोट्स कौन से होते हैं, जैसे पियानो है, पियानो में अलग अलग नोट्स हैं, हर एक की अलग नोट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग नोट होते हैं म्यूजिक में, जो बहुत ही छोटी सी यूनिट होती है। उन नोट को कितनी देर बजाना है, कितनी बार बजाना है, कितने फोर्स के साथ बजाना है, उसके हिसाब से आप तैयार करते हो रिदम। उससे तैयार करते हो आप रिदम। ठीक है, और फिर रिदम्स मिलके, रिदम्स मिलके बनाती है मेलोडी। रिदम मिलके बनाती है मेलोडी। ठीक है, रिदम मिलके बनाती है मेलोडी। रिदम को आप हिंदी में ताल बोलते हैं, जब आपने हिंदी के शब्द सुने हैं उसको ताल बोलते हैं। ठीक है, म्यूजिक की यूनिट होती है, और मेलोडी को राग बोलते हैं। ठीक है, नोट्स के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है हमारे पास, लेकिन चलिए, नोट्स से मिलके रिदम बनती है, रिदम से मिलके मेलोडी बनती है, और जब बहुत सारी मेलोडीज को इकट्ठे बजाया जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड हार्मनी। दैट इज कॉल्ड हार्मनी। आपने सुना देखा होगा, जब आप कोई सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें दो तीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे चल रहे होते हैं, तो हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अपने नोट हैं, जिनसे मिलके उसने रिदम बना रखी है। रिदम्स, अलग अलग रिदम्स को मिला के क्या बना रखा है, मेलोडी बना रखी है। और वो बहुत सारी मेलोडी इकट्ठे चल रही हैं, एक इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, एक दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, एक तीसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, इन सभी मेलोडी का इकट्ठे चलना इज कॉल्ड हार्मनी। तो अगर आपसे कोई म्यूजिक पूछे किस चीज से मिलके बना हुआ है, तो आप बोल सकते हो मेलोडीज की हार्मनी से मिलके बना हुआ है। ठीक है, मेलोडी किससे मिलके बनी हुई है, रिदम से मिलके बनी हुई है। रिदम किससे मिलके बनी हुई है, नोट्स से मिलके बनी हुई है। ऐसे इनको ऑर्गेनाइज कर करके, बेसिक यूनिट नोट्स हैं उसको ऑर्गेनाइज कर करके, अरेंज कर करके हमने क्या तैयार कर लिया है, म्यूजिक तैयार कर लिया है। सो बेसिक लॉजिक बिहाइंड स्ट्रक्चर इज, म्यूजिक भी एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की बेसिक और लॉजिक है अरेंज करना और ऑर्गेनाइज करना। इज इट क्लियर? बोलिए। चलिए, ओके, यस, ओके, लेट्स मूव। अगर आपको नोट्स का बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया, स्ट्रक्चर समझ आ गया, अब इस स्ट्रक्चर में दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स देखे हैं, इसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं। देखिए, अब बिल्डिंग्स को ले लीजिए, गवर्नमेंट को ले लीजिए, और म्यूजिक को भी ले लीजिए। ठीक है, ये आते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर्स में, ये आते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर्स में। और जो स्टोरी होगी, आइडियोलॉजीज होगी, जो थॉट प्रोसेस से रिलेटेड हैं, ठीक है, बेसिकली, और जो किससे रिलेटेड हैं, थॉट प्रोसेस से रिलेटेड हैं आपके, इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स। इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स और फिजिकल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होते क्या है, ये समझिए। फिजिकल का मतलब क्या होता है, पहले फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग समझ लेते हैं।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो मैथमेटिकल लॉजिक है वो पूरा इसी पे बेस्ड है। जो आपका मैथमेटिकल लॉजिक है वो पूरा का पूरा इस बात पे बेस्ड है, एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, ठीक है, वहीं से शुरू होती है कहानी, वो पूरा बेसिक उसका यहीं पे है। तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे ताकि आपके मैथमेटिकल लॉजिक की फाउंडेशन भी बिल्ड हो जाए साथ के साथ में, ठीक है, जिसके ऊपर वो रियलिटी में चलने वाला है। देखिए हमारे पास दो है, फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट। पहले तो फिजिकल क्या होता है, देखिए आप कोई भी चीज जानते हैं तो कैसे जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आपकी उंगलियां कहाँ हैं, वे आर योर फिंगर्स, तो आपका जवाब आएगा ये है। तो कैसे पता आपको ये, हमारे पास हमारा सब कुछ थॉट प्रोसेस जो भी चल रहा है वो तो माइंड के अंदर चल रहा है, ब्रेन के अंदर चल रहा है। तो ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची कि मेरी फिंगर्स यहाँ है। ब्रेन के पास सेंसेस हैं, हमारी बॉडी में क्या है, सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स बोल सकते हैं उनको, सेंस ऑर्गन्स बोल सकते हैं। हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, कितने हैं, मेनली 5 होते हैं, उसके अलावा भी सेंसेस होते हैं लेकिन मेनली 5 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गए, नोज हो गया, ईयर हो गया, आईज हो गई, ठीक है, स्किन हो गई एंड टंग। और हर एक सेंस ऑर्गन के कोरस्पॉन्डिंग एक सेंस मिलती है हमें, यानी कि ये सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये सेंस ऑर्गन्स अपने एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। नोज क्या करती है, नोज हमें स्मेल की सेंस प्रोवाइड करती है, हमारे एनवायरनमेंट से स्मेल लेके हमारे तक पहुंचाती है। ईयर क्या करते हैं, ईयर हमें हियरिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हियरिंग की सेंस प्रोवाइड करते हैं। आईज क्या करती हैं, साइट, देखने की प्रोवाइड करती है। और स्किन क्या करती है, हमें टच, टच को फील कराती है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग तरह के टच होते हैं, कोई रफ है, कोई सॉफ्ट है, कोई मिडिल बीच का है। तो अलग अलग टच आप टच करके पहचान जाते हैं कि ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, इस टाइप का ऑब्जेक्ट है। ये सेंस कहाँ से आती है, स्किन से आती है। टंग हमें टेस्ट प्रोवाइड करती है। ऐसे करके हमारे पास ये 5 सेंसेस हैं, हमारे पास ये 5 सेंसेस हैं। और इन पांचों सेंसेस से, इन पांचों सेंसेस से ही ब्रेन क्या करता है, ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचती है अपने इन्वायरमेंट की, ठीक है, और फिर उस इंफॉर्मेशन का यूज करके वो थॉट प्रोसेस क्रिएट करता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके इन्वायरमेंट में है जिसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, किसी भी सेंस से, एक सेंस का यूज करके या एक से ज्यादा का यूज करके, एक से ज्यादा का क्या मतलब है मेरा, मान लीजिए आपके सामने खाना है, तो आपको कैसे पता चल रहा है, आप स्मेल भी कर सकते हैं, आप टेस्ट भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। तो हो सकता है एक से ज्यादा सेंसेस इकट्ठे यूज हो रही हो, लेकिन आप एक सेंस, एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा सेंसेस का भी यूज करके इकट्ठे अगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बेसिकली वो फिजिकल है। बेसिकली क्या है वो, फिजिकल है, यानी वो बाहर के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, दिस इज फिजिकल। वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, आपके थॉट प्रोसेस में नहीं है, बाहर है वो, ठीक है, दिस इज फिजिकल। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके थॉट प्रोसेस में ही है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट है। आप बैठे हैं, आपने अभी मैंने आपको बोला काउ, आपने गाय को इमेजिन कर लिया अपने दिमाग में, तो आपने जो इमेजिन किया, आपके दिमाग में थॉट आया, वो गाय नहीं है, वो गाय तो नहीं है, वो तो सिर्फ एक थॉट है। ऐसे ही आपके आसपास अभी गाय नहीं है, तो ये जो अभी अभी आपने इमेजिन किया ये फिजिकल नहीं है, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट। कोई थॉट प्रोसेस का पार्ट है तो वो एब्स्ट्रैक्ट है, थॉट प्रोसेस का पार्ट है तो वो एब्स्ट्रैक्ट है। और अगर रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है बाहर, जिसको आपको कैसे पता चलेगा वो एग्जिस्ट कर रहा है, आपके 5 सेंस ऑर्गन्स आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, म्यूजिक भी फिजिकल स्ट्रक्चर है क्योंकि हम उसको हियर कर पा रहे हैं, तो मैंने अभी उसको फिजिकल में काउंट किया, देखिए बिल्डिंग, गवर्नमेंट, म्यूजिक, ठीक है। स्टोरी और आइडियोलॉजी, स्टोरी और आइडियोलॉजी में अगर आप अपना आप अगना देखिए, अब आप ये बोलेंगे स्टोरी भी तो सुन पा रहे हैं, स्टोरी भी तो सुन पा रहे हैं, ठीक है, तो आप ये बात समझिए, अगर आप अपना थॉट प्रोसेस बंद कर दें, थॉट प्रोसेस बंद कर दें तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। रियलिटी, रियलिटी में क्या एग्जिस्ट करती है, सिर्फ साउंड की वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। मैं जो बोल रहा हूं उसको समझने के लिए क्या चाहिए, थॉट प्रोसेस चाहिए। उसको समझने के लिए क्या चाहिए,
थॉट प्रोसेस चाहिए, है ना, जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे अगर मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, एक बच्चे को सुना रहा हूँ जिसको लैंग्वेज ही नहीं आती, जिसका बर्थ हुआ है अभी अभी, उसको लैंग्वेज नहीं आती, क्या उसको स्टोरी समझ आएगी? नहीं। तो इसका मतलब स्टोरी तो थॉट प्रोसेस में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। जो साउंड है वो तो सिर्फ उसको भेजने का तरीका है, जैसे आप कंप्यूटर नेटवर्क में समझते हैं, वो सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम है। एक, देखिए ये बात समझिए, वो सिर्फ क्या है, कम्युनिकेशन का मीडियम है। एक बंदा जो सुना रहा है, दूसरा सुन रहा है, जरूरी, अच्छा सुनाना छोड़िए, आप दिमाग में अपने में खुद स्टोरी बना रहे हैं, या आपको स्टोरी पता है, तो अभी तो वो एब्स्ट्रैक्ट ही है, अभी तो नहीं सुना रहे आप किसी को। अगर आप किसी को सुनाना ही चाहते हैं तो आपको साउंड मीडियम का यूज करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन इसका मतलब नहीं साउंड साउंड ही स्टोरी है, नहीं, साउंड तो बहुत सारी है, साउंड स्टोरी नहीं है, साउंड खुद स्टोरी नहीं है, जबकि म्यूजिक खुद म्यूजिक होता है। म्यूजिक खुद म्यूजिक होता है, जब हम म्यूजिक बोलते हैं तो उसका मतलब यही होता है, म्यूजिक खुद म्यूजिक होता है। इज इट क्लियर? एक बच्चे को भी आप म्यूजिक सुनाएंगे तो उसको उसके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस जनरेट होने लग जाएंगे, वो डांस भी कर सकता है, उसको मतलब भी ना पता हो। तो म्यूजिक इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर बट स्टोरी इज अ एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? स्टोरी आपके थॉट प्रोसेस में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, स्टोरी आपके थॉट प्रोसेस में एग्जिस्ट करती है, वो बाहर कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि म्यूजिक एग्जिस्ट करता है। ओके, चलिए अब आपको इनके बीच में रिलेशनशिप समझनी है। किसके बीच में? फिजिकल वर्ल्ड और एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के बीच में। आपके दिमाग के अंदर एक दुनिया है और एक बाहर दुनिया है, इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है? पहली बात, एब्स्ट्रैक्ट के कुछ लॉज हैं, एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड जो अंदर क्रिएट हो रहा है उसके कुछ लॉज हैं, उनको समझना है। पहले उसकी वर्किंग समझिए, वो काम कैसे करता है, वो क्यों एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला रूल है, सबसे पहला रूल हमेशा याद रखना है, थॉट इज अ मटेरियल प्रोसेस। थॉट इज अ मटेरियल प्रोसेस, या फिर इसको और भी लैंग्वेज में बोला जाता है, थॉट इज मैटर, ऐसे करके भी बोल देते हैं, थॉट इज मैटर। ये छोड़िए, इसको ऐसे भी बोल देते हैं, आइडिया इज प्रोडक्ट ऑफ मैटर। आइडिया या थॉट इज प्रोडक्ट ऑफ मैटर। इस रूल को समझिए। देखिए, क्या आपके दिमाग में कोई केमिकल रिएक्शन गलत हो जाए, आपका दिमाग कैसे वर्क करता है? उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो सेल्स आपस में फायरिंग कर रहे होते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उससे आप सोच पाते हैं। अगर आपके केमिकल रिएक्शन में ही कोई इश्यू आ गया, ठीक है, अगर आपके केमिकल रिएक्शन में ही कोई इश्यू आ गया, आप सही से सोच नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं कई बार एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद लोगों के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, उनका थॉट प्रोसेस इतना क्लियर नहीं रहता है, इवन मेमोरी तक चली जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, थॉट को एग्जिस्ट करने के लिए खुद एक फिजिकल मटेरियल सपोर्ट चाहिए। समझे, हमारे आसपास जो असली दुनिया है ना, उसी के अंदर थॉट एग्जिस्ट कर सकता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बिना दिमाग के थॉट एग्जिस्ट कर रहा है, किसी के पास बॉडी नहीं है लेकिन वो सोच पा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक आइडिया है कि थॉट एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिना किसके, बिना मटेरियल के। आप सोच नहीं सकते। अगर आप ये बोल रहे हैं कि किसी की डेथ होगी और उसके बाद उसकी सोल रिवेंज लेने के लिए घूम रही है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रिवेंज लेने की घूम रही है तो उसको सोचने के लिए कि मेरे को रिवेंज लेना है, मटेरियल प्रोसेस है। मटेरियल प्रोसेस से मतलब क्या है, थॉट सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन होने के लिए फिजिकल रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। वो केमिकल रिएक्शन होने के लिए केमिकल्स चाहिए, उनकी सही अरेंजमेंट चाहिए, ऐसे सेल्स चाहिए, उनके बीच में सही फायरिंग चाहिए, ये सब होना जरूरी है। तो थॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। उसको एग्जिस्ट करने के लिए एक फिजिकल सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। बोलिए, क्लियर है बात? उसको एग्जिस्ट करने के लिए एक फिजिकल सपोर्ट चाहिए, जो कि आपका ब्रेन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ से सोल का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाता है, पुराने टाइम में नहीं था ये, जब डेवलप किया गया था सोल, तब तक हमें क्लियर नहीं था कि थॉट्स कहाँ से आते हैं।
इवन पिछली सेंचुरी में भी आप देखेंगे कुछ बड़े बड़े लोग गलत मानते थे, अभी ये काफी क्लियर है हमें। हाँ, दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों कनेक्टेड ही नहीं है सिर्फ, एब्स्ट्रैक्ट का बेस फिजिकल है, फिजिकल एग्जिस्ट कर सकता है एब्स्ट्रैक्ट के बिना। आपके सामने खाना है, वो सोच थोड़ी रहा है, उसके अंदर थॉट प्रोसेस थोड़ी है। आपके सामने चेयर है, चेयर के अंदर थॉट प्रोसेस थोड़ी है, वो फिर भी एग्जिस्ट कर रही है। एब्स्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है फिजिकल को एग्जिस्ट करने के लिए। ये समझिए, मान लीजिए आप अपने रूम में हैं, आपके रूम में अभी बहुत सी चीजें होंगी, अगर आप वहां ना हो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी? क्या आपके थॉट प्रोसेस की जरूरत पड़ रही है उनको एग्जिस्ट करने के लिए? नहीं। फिजिकल को एब्स्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है एग्जिस्ट करने के लिए, वो इंडिपेंडेंट है आपकी। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट को जरूरत है फिजिकल की, वो उसी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे तब एग्जिस्ट कर सकता है। समझिए, सिर्फ कनेक्टेड ही नहीं है, एक दूसरे को बेस मान के खड़ा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट फिजिकल को बेस मान के उसी के अंदर एग्जिस्ट करता है। ओके, हाँ, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि एब्स्ट्रैक्ट जो फिजिकल है वो एब्स्ट्रैक्ट के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट फिजिकल के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ओके, इवन पिछली सेंचुरी में भी हमारे पास कुछ बड़े बड़े लोग थे, जैसे महात्मा गांधी को आप जानते हैं, उन्होंने भी इवन इसके बारे में, उनको भी क्लैरिटी नहीं थी उस टाइम, नहीं थी साइंस के अंदर इतनी क्लैरिटी कि जो थॉट है उनको लगता था इट इज अ प्रोडक्ट कि गॉड डालते हैं मेरे अंदर। ठीक है, उन्होंने लिखा है अपनी बुक में कि जो गॉड है वो जाके मेरे में थॉट डालते हैं, बट नाउ वी नो कि थॉट एनवायरनमेंट से आता है। ठीक है, इस पे एक बातचीत और हो जाए, एक सेकंड, इसका सेकंड रूल देख लेते हैं। फिजिकल ही सब कुछ बना रहा है, हाँ, दैट्स द बेसिक रूल कि एग्जिस्ट फिजिकल ही करता है, एग्जिस्ट फिजिकल ही करता है। उसी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट बोल देते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड रूल पे चलते हैं। सेकंड रूल इज, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट इज रिलेटिव। देखिए, पहला रूल ये कहता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड है आपका, एब्स्ट्रैक्ट में आप कुछ भी एग्जिस्ट करा लीजिए, वो फिजिकल के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिजिकल के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है। वो फिजिकल के अंदर कुछ प्रोसेस हो रहे हैं, वो प्रोसेस से ही एब्स्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। जो आपका कंप्यूटर है वो क्या है? सिर्फ एक थिंकिंग मशीन है। इंसान ने अपने लिए सोचने की बजाय एक मशीन बना दी जो उसके लिए सोच रही है, तो वो थिंकिंग मशीन है। लेकिन वो हम करवाना क्या चाहते थे? हम एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस कराना चाहते थे, लेकिन हमें उसके लिए एक फिजिकल मशीन की जरूरत पड़ी। ठीक है, उस कंप्यूटर के अंदर फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है, ये सब फिजिकल प्रोसेसेस हैं, लेकिन काम उससे क्या करा रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट। क्यों जरूरत पड़ी फिजिकल मशीन की एब्स्ट्रैक्ट काम कराने के लिए? क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस किसके बिना नहीं कर सकते? फिजिकल के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकता है, मशीन तो फिजिकल ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, उससे कोई भी प्रोसेस कराना हो, फिजिकल कराना हो या एब्स्ट्रैक्ट कराना हो। देखिए, पहले जो मशीन बनती थी ना कंप्यूटर से, कंप्यूटर कैलकुलेटर से पहले जो मशीन्स थी वो फिजिकल मशीन्स थी। हम क्या चाहते थे कि हम कोई फिजिकल काम में हमारी हेल्प कर दे, जैसे वेपन्स बना लिए। ठीक है, उसमें क्या करता है? साइकिल बना ली, साइकिल में आपको फिजिकल इनपुट देना है, फिजिकल आउटपुट मिलेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर में एब्स्ट्रैक्ट इनपुट देना है, इंफॉर्मेशन देनी है, और वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके देगा। ये हमारा कंप्यूटर है, एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। लेकिन उसके लिए हमें डिजाइन क्या करना पड़ा? उसका फिजिकल हार्डवेयर भी डिजाइन करना पड़ा, क्योंकि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर यानी एब्स्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये है पहला रूल। सेकंड रूल क्या कहता है? इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट इज रिलेटिव। पहला बताता है वर्ल्ड, जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? वो फिजिकल के अंदर एग्जिस्ट करता है। दूसरा बताता है कि उस एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के अंदर क्या एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आपको लगता है मैं तो कुछ भी सोच सकता हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट इज रिलेटिव, कि थॉट कितना इंडिपेंडेंट है, रिलेटिव है। रिलेटिव का क्या मतलब है? जुड़ा हुआ है आपके इन्वायरमेंट से। आप कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते, आप सिर्फ वही इमेजिन कर सकते हैं जो आपने आसपास देखा हो, जो आपने आसपास देखा हो। ठीक है, जैसे कि समझिए, सर आप बोलेंगे नहीं सर मैं तो कुछ भी इमेजिन कर लेता हूँ, लेकिन आप ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं इमेजिन कर सकते जो आपके आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेटेड ना हो।
जैसे कि मान लीजिए, आपको एग्जांपल भी दिया है नोट्स में आगे जाके, कि मून तक स्टेयर्स जा रही है, ठीक है, कुछ मूवीज में इमेजिन किया जाता है मून तक स्टेयर्स जा रही है, ठीक है। तो आपने स्टेयर्स तो देखी है अपनी दुनिया में, मून भी देखा है, आपने सिर्फ क्या किया, उन्हीं की परमुटेशन कॉम्बिनेशन से उन्हीं की अलग अरेंजमेंट क्रिएट कर दी एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के अंदर। जो फिजिकल वर्ल्ड में उनकी अलग अरेंजमेंट है, आपने उसकी अरेंजमेंट को चेंज कर दिया है, समझ रहे हैं, आपने सिर्फ उसकी अरेंजमेंट को चेंज कर दिया हो। एक बच्चा जिसने स्टेज नहीं देखी, मून नहीं देखी, वो मून तक स्टेज इमेजिन नहीं कर सकता, वो मून तक स्टेज इमेजिन नहीं कर सकता। इवन आपके ड्रीम्स में भी वही चीजें आती हैं जो आपने देखी हो, सिर्फ उनकी क्या हो जाती है, अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। आपके थॉट प्रोसेस में, आपके ब्रेन में, आपके एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के अंदर वही चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं जो आपने बाहर से देखी हो, बस उनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आप अलग अलग चीजें क्रिएट कर सकते हैं। बोलिए क्लियर है क्या पॉइंट? पहला बताता है एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड कहाँ एग्जिस्ट करता है, और दूसरा बताता है एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के अंदर सिर्फ क्या एग्जिस्ट करता है, सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है जो आपने आसपास देखा हो, बस उसकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन चेंज हो सकती है। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, आपने गेट का एग्जाम देते हुए देखा बच्चों को, पास होते हुए देखा है, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि मैं गेट का एग्जाम दूंगा, पास हूं, ठीक है, और मैं आईआईटी तक पहुंचूंगा, मैंने आईआईटी की शर्ट पहनी हुई है, ये सब इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन आपने आईआईटी को देखा है, आईआईटी की शर्ट को देखा है, और फिर अपने आप को देखा है जीवन में, तो आप उसके हिसाब से आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के एक नया कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिया, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर ही ये कैपेबिलिटी है, एनिमल्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जो बाकी एनिमल्स हैं, और इसी की वजह से ह्यूमन बींग्स रूल कर रहे हैं आज वर्ल्ड को। हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ चीजें इमेजिन कर सकते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, अपने एक्शंस उसी के हिसाब से लेते हैं। उस परमुटेशन कॉम्बिनेशन को, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन को अचीव करने के लिए, जो रियलिटी में अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन हमारे एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में कर रहा है, उस एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में जो कर रहा है हम उसके हिसाब से एक्शंस लेते हैं, ताकि उस परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हम रियलिटी में भी एग्जिस्ट करा दें, और फिर हम रियलिटी में भी उसको एग्जिस्ट करा सकते हैं अपने एक्शंस लेके। लेकिन उसके लिए जो एक्शन लिया जाएगा वो फिजिकल है, प्योर, आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचे जा रहे हैं, सोचने से मैं आईआईटी में पहुंच जाऊंगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के अंदर आप कुछ भी सोचते रहे, उससे फिजिकल रियलिटी में कुछ चेंज नहीं होता है, आपके आसपास कुछ नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि हम बातचीत करके आ चुके हैं, फिजिकल तो एब्स्ट्रैक्ट के इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, समझिए इस बात को। अगर फिजिकल वर्ल्ड में कुछ बदल गया, आपके एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में अपने आप बदल जाएगा। अगर आपकी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस में गड़बड़ होगी, एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में आप कुछ भी इमेजिन कर लेंगे तो आपके आसपास का फिजिकल चेंज हो जाए, दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको फिजिकल एक्शन लेने पड़ेंगे, फिजिकल प्रोसेस करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट से फिजिकल में चेंज लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिजिकल एक्शन होंगे, आपकी बॉडी को कुछ काम करना पड़ेगा, उससे फिजिकल में कोई चेंज आएगा। तो हमारे पास ये दो लॉ हैं, पहला बताता है एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस कहाँ है, और दूसरा बताता है एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस के अंदर क्या है। तो उसके अंदर वही है जो आपके आसपास है, सिर्फ आप उसकी इंडिपेंडेंट, वो टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है आपके एनवायरनमेंट से। ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो टोटली इंडिपेंडेंट होता, वो टोटली इंडिपेंडेंट होता फिर तो आप कुछ भी इमेजिन कर पाते थे, लेकिन टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट से ही जुड़ा हुआ है। सो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट होता है पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट है, रिलेटिव का मतलब एक लेवल तक इंडिपेंडेंट है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे स्टेज है, मून है, तो इतनी इंडिपेंडेंस तो है, आप उनको मिला के नई चीज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता और आप डायरेक्टली स्टेज इमेजिन कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उस तक पहुंचने के लिए आपको बाकी चीजें देखनी होंगी, तभी स्टेज के आइडियाज आने लगेंगे। ठीक है, चलिए, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लियर हो गया है हमें, फिजिकल क्लियर हो गया है क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लियर हो गया है। हमारे फिजिकल आसपास का वर्ल्ड है जिसमें सारी चीजें मैटर और एनर्जी के मिलके एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। मैटर और एनर्जी होती है, उसके प्रोसेस से सब कुछ चल रहा है, और उसी फिजिकल में उसकी फिजिकल की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट, जब उस फिजिकल के अंदर कुछ स्पेशल केमिकल रिएक्शंस होने लग जाते हैं, तो उसी के अंदर एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। उस एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के अंदर क्या एग्जिस्ट कर सकता है? वही जो फिजिकल में है, उसी की अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं।
तो फिजिकल एब्स्ट्रैक्ट क्लियर हो गया हमें। अब बात करते हैं फिजिकल एब्स्ट्रैक्ट आया क्यों था सर, हम तो फिजिकल स्ट्रक्चर और एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर पे बात कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि सर हमें स्ट्रक्चर समझना था। हमें स्ट्रक्चर क्यों समझना था? क्योंकि हमें मैथमेटिकल स्ट्रक्चर समझना था। हमने डिस्क्रीट मैथ को समझने के लिए मैथ को समझने की कोशिश की, मैथमेटिक्स को समझने के लिए स्ट्रक्चर, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। उसके लिए स्ट्रक्चर हम समझ गए क्या होता है, अरेंजमेंट होती है, स्ट्रक्चर समझ गए, और फिजिकल स्ट्रक्चर समझ गए। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट होती है, फिजिकल की अरेंजमेंट होती है। जैसे कि अगर आप बिल्डिंग लें तो ये किस किस की अरेंजमेंट है, उसमें ब्रिक्स लगे हैं, उसमें आयरन लगा है, ये सब क्या है? फिजिकल है। जबकि अगर आप एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर उठाएंगे तो वो किन की अरेंजमेंट होगा? एब्स्ट्रैक्ट थॉट प्रोसेस की अरेंजमेंट होगा। आइडियोलॉजी किसकी अरेंजमेंट होती है? अलग अलग आइडियाज की अरेंजमेंट होती है। फिजिकल स्ट्रक्चर फिजिकल सब स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। फिजिकल स्ट्रक्चर के जो सब स्ट्रक्चर्स होंगे वो भी क्या होंगे? फिजिकल होंगे। जो सब स्ट्रक्चर्स होंगे वो भी क्या होंगे? फिजिकल होंगे। और एब्स्ट्रैक्ट के जो हमारे पास क्या होंगे? सब स्ट्रक्चर्स होंगे, वो क्या होंगे? वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे। सब स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है? जिनकी अरेंजमेंट से ये मिलके बना हुआ है, तो वो क्या होंगे? वो एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे। ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे। जैसे हमारा आइडियोलॉजी आइडियाज से मिलके बनी है, स्टोरी में ट्विस्ट है, ये है वो है, वो जितनी भी कहानी का पार्ट है, छोटे छोटे एलिमेंट्स, वो सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट ही हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट से मिलके बना हुआ है, छोटी छोटी चीजों के अरेंजमेंट से। एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स की अलग अलग अरेंजमेंट से मिलके बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन से मिलके बना हुआ है। फिजिकल स्ट्रक्चर फिजिकल सब स्ट्रक्चर जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब आइए, अब अगर आप फिजिकल स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर समझ गए तो अब मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पे आइए। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? पहली बात, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर होता है। पहली बात, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो मैथमेटिकल नहीं होते। समझिए इस बात को। एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर तो एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सारे एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स मैथमेटिकल नहीं होते। सिर्फ कुछ एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स मैथमेटिकल होते हैं। कौन कौन से होते हैं और क्या प्रॉपर्टी है, उसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे साइंटिफिक मॉडलिंग क्या होता है। साइंटिफिक मॉडलिंग क्या होता है, देखिए साइंटिफिक मॉडलिंग क्या होता है। साइंटिफिक मॉडलिंग समझिए क्या होता है। साइंटिफिक मॉडलिंग में हम एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो काफी फिजिकल सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर सके। एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, आप मान लीजिए कुछ सिचुएशंस देखी आपने, आपने क्या देखी? आपने कुछ सिचुएशंस देखी। आप एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसा आइडिया पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो उन सब में कॉमन है, जो जो उन सबको क्या कर रहा है? गवर्न कर रहा है, जिसके हिसाब से वो चल रही है। जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपने एक बॉल को गिरते देखा, एक बॉल को ड्रॉप किया किसी ने और उसको नीचे गिरते देखा। फिर आपने किसी एप्पल को नीचे गिरते देखा। ठीक है, आपने क्या की देखा कि एप्पल है वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, जैसे न्यूटन ने एप्पल को नीचे गिरते देखा था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? एप्पल को नीचे गिरते देख के उन्होंने पूछा कि कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिर रहा है। तो उसने हर एक ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कुछ भी गिर रहा हो, कुछ भी गिर रहा हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। ग्रेविटी बोलते हैं जिसको हम, वो एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर को जन्म देने की कोशिश की। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की, एक ऐसा रूल बनाने की कोशिश की जिससे ये सारे एक्सप्लेन हो जाएं। इवन आप इक्वेशन भी लिख सकते हो कि अगर मैंने रोप किया है तो टी टाइम के बाद कितनी स्पीड होगी, और वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सबके लिए वैलिड होती है। ठीक है, अब फिजिक्स में है वो, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ये होती है 9.8 इंटू टी। आग अपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, 2 सेकंड के बाद कितना होगा, 3 सेकंड के बाद कितना होगा, 4 सेकंड के बाद कितनी स्पीड से जा रहा होगा वो नीचे की तरफ, उसकी स्पीड कितनी होगी इतनी देर बाद। तो ये इक्वेशन बता देते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सबका बता देती है। दिस इज साइंटिफिक मॉडलिंग। एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किया
वो एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर हर चीज को एक्सप्लेन कर देता है, हर एक ऑब्जेक्ट की फोल्डिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऐसा एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करना जो इंडिपेंडेंट है सिचुएशंस के, लेकिन उन सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर रहा है, दिस इज साइंटिफिक मॉडलिंग। इज इट क्लियर? एक ऐसा मॉडल तैयार करना, इस मॉडल को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मॉडल या फिर साइंटिफिक मॉडल। दिस मॉडल इज कॉल्ड, ये एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है जो इन सभी सिचुएशंस को एक्सप्लेन करेगा। जनरलाइज कर दिया ना, किसी कोई भी फॉल कर रहा हो सबके लिए यही चलेगा, कोई भी फॉल कर रहा हो सबके लिए यही चलेगा, जनरलाइज कर दिया। तो एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर निकालना जो सभी फिजिकल सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा को एक्सप्लेन कर रहा है, दिस इज साइंटिफिक मॉडलिंग। ओके, दिस इज साइंटिफिक मॉडलिंग। और इस एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साइंटिफिक मॉडल। इस एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? साइंटिफिक मॉडल। हमने अलग अलग सिचुएशंस ऑब्जर्व करी, उन अलग अलग सिचुएशंस को ऑब्जर्व करके हमने एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जो उन सभी सिचुएशंस को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऐसा एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना जो ज्यादा से ज्यादा सिचुएशंस को एक्सप्लेन करे इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक मॉडलिंग। और उस एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मॉडल बोलते हैं। बोलिए, ये क्लियर है? हाँ जी। अब जो आपका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है वो साइंटिफिक मॉडलिंग का ही पार्ट है। जो एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, जो आपका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है वो एक साइंटिफिक मॉडल ही होता है, वो इसी का पार्ट है। उसमें हम क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने अपनी लाइफ में 5 को समझते हैं आप क्या होता है? आप समझते हैं 5 पेन्स क्या होते हैं, 5 पेंसिल्स क्या होती हैं, ठीक है? ऐसे करके 5 स्टेट्स क्या होते हैं, ठीक है? 5 बॉयज क्या होते हैं, 5 गर्ल्स क्या होती हैं। आप ये बातें समझते हैं। इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में तो सर 5 कॉमन है। इन सब में तो 5 कॉमन है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अच्छा, इसमें 5 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसमें 5 किसको कर रहा था? पेंसिल्स को। इसमें किसको? पेन्स को। इसमें किसको? बॉयज को। इसमें किसको? गर्ल्स को। लेकिन आपने उन सब में कॉमन चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, सब में कॉमन है इनमें, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? 5नेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 5नेस बोल सकते हैं, ठीक है? उसको क्या बोल सकते हैं? 5नेस बोल सकते हैं। उस 5नेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कंसेप्ट बनाया, किसका? नंबर का कंसेप्ट बनाया। किसका कॉन्सेप्ट बनाया? नंबर का कंसेप्ट बनाया। सो नंबर इज अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो क्या कर रहा है? इतनी सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे हमारे क्या होते हैं? मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं? बहुत सारी सिचुएशंस को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या हो गए? हमारे एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक मॉडल्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो हम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर समझ चुके हैं क्या होते हैं, ठीक है? अच्छा, सारे एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स मैथमेटिकल नहीं होते, जैसे मैंने अभी बताया था। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स तो एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन सारे एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर मैथमेटिकल नहीं होते। आपके पास ऐसे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो मैथमेटिकल नहीं है, जैसे कि लव, हेट, जेलसी। ये सब क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स तो हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में ही तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल नहीं है नेचर में, ठीक है? आपका हो सकता है कि जो आपका लव का कंसेप्ट हो वो आपकी काफी सिचुएशंस को एक्सप्लेन करता हो, जेलसी का कंसेप्ट हो वो आपकी काफी सिचुएशंस को एक्सप्लेन करता हो, लेकिन वो मैथमेटिकल नहीं है नेचर में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते क्या है? अब हम मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं। अगर हम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं तो हम मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स की स्टडी है। इट कैन बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग, उनको क्रिएट करना। किसको क्रिएट करना?
मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम बहुत सारे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट मैथ में, खासकर डिस्क्रीट मैथ में बहुत सारे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेट एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, रिलेशन एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे करके हम बहुत सारे क्या पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको एग्जाम्पल देके समझाया तो जा सकता है कि मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ये कैसे यूज होता है सिचुएशंस में, लेकिन वो जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है वो खुद सिचुएशंस के इंडिपेंडेंट है। आपको ये बताया जा सकता है इस चीज का सेट है, उस चीज का सेट है, इन ऑब्जेक्ट्स का सेट है, ऐसे बातचीत की जा सकती है, लेकिन जो सेट खुद है वो उन सिचुएशंस के इंडिपेंडेंट है। जो सेट का कंसेप्ट है उसको आप किसी भी सिचुएशन में लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है और इंडिपेंडेंट ऑफ सिचुएशन। ओके, चलिए, मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। इट कैन बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग, अंडरस्टैंडिंग उनको समझना, एंड डेवलपिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। अलग अलग मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना। अब आप रिलेशनशिप क्यों डेवलप करना चाहेंगे? आप रिलेशनशिप इसलिए डेवलप करना चाहेंगे क्योंकि अगर आपने रिलेशनशिप डेवलप कर लिया, आपको करना क्या है, अब मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को जोड़ के एक नया मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्योंकि स्ट्रक्चर्स में यही तो होता है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, उनको अरेंज करके कुछ और तैयार किया जा सकता है। तो छोटे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को जोड़ के और बड़ा, उसको जोड़ के और बड़ा, उसको जोड़ के और बड़ा, ऐसे करके पूरा मैथमेटिक्स की बिल्डिंग तैयार की जा सकती है। ठीक है, तो एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा है, कितना गुड है, इस बात को हम इसी चीज से जज करते हैं कि वो बाकियों के साथ उसकी रिलेशनशिप कैसी है, उसको उसके बेस पे बाकी कितनी बड़ी बिल्डिंग तैयार की जा सकती है। ओके, तो हम कुछ बेसिक्स लेते हैं, बेसिक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स लेते हैं। ठीक है, जिनको हम एग्जाम्स की फॉर्म में दे देते हैं, जिनको हम एग्जाम्स बोल देते हैं, एग्जाम्स बोल देते हैं। उन एग्जाम्स के बेस पे सारे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाते हैं और पूरा का पूरा एग्जाम्स बेस होती हैं किसी भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स का। ये अजम्पशंस होती हैं, बेसिक अजम्पशंस, जिस पे पूरा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स बेस्ड होते हैं, उनके ऊपर पूरे का पूरा क्या होता है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपको समझना है, ये लॉजिक में भी बहुत यूज होगा। लॉजिक का कंसेप्ट यही है, लॉजिक वर्क ऐसे ही करता है। ठीक है, स्टार्ट, लॉजिक की स्टार्टिंग यहीं से है। चलिए, सो मैथमेटिक्स हम समझ गए हैं क्या होता है। तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, अलग अलग मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को जोड़ के नया मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाना, उनके बीच में रिलेशनशिप्स डेवलप करना, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। ओके, अब क्वेश्चन तो ये था सर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है। क्वेश्चन तो सर ये था कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नाउ। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। हमें मैथमेटिक्स समझ आ चुका है, अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। discrete mathematical structure and continuous mathematical structures. Discrete mathematical structures and continuous mathematical structures. अब ये क्या होते हैं, देखिए, डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और कंटिन्यूअस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। देखिए, डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, और कंटिन्यूअस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए हमारे पास कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स है। डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स या फिर डिस्क्रीट क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए बनाए जाते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स या फिर डिस्क्रीट क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या मतलब है इस बात का, डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स हम जानते हैं, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, जो जिनका एक फ्लो है, कंटिन्यूअस है। जैसे कि स्टेयर्स का एग्जांपल लीजिए, जो स्टेयर्स हैं वो क्या है, वो डिस्क्रीट है। हम ये बता सकते हैं ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। इवन डिस्क्रीट कंटिन्यूअस का जो डेप्थ में कंसेप्ट है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स की फॉर्म में। लेकिन स्टेज क्या होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं। और रैंप, रैंप हम जानते हैं क्या होता है, रैंप क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है।
इसमें हम ये नहीं बता सकते पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके नहीं बता सकते, ये कंटिन्यूअस है और ये क्या है, डिस्क्रीट। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास जब डिस्क्रीट सिचुएशंस हो जिसमें डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट से डील कर रहे हो, तो उन सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा बनाया जाता है, डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और जब ऐसी सिचुएशंस हो जहाँ कंटिन्यूअस से डील कर रहे हो, उन सिचुएशंस को डील करने के लिए क्या बनाया जाता है, कंटिन्यूअस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ओके, हाँ जी, उनको सिचुएशन से डील करने के लिए कंटिन्यूअस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब आप ये देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग अलग ब्रांच नहीं है। इवन जो बाकी मैथमेटिक्स की ब्रांचेज हैं उन सब में कुछ पार्ट डिस्क्रीट रहता है और कुछ पार्ट क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है, तो मिक्स चलता है। इवन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भी हम कुछ कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जो कि आपको पढ़ते ही क्लियर हो जाएंगे ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूटी का कंसेप्ट भी हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए, नाउ लेट मी गो थ्रू द स्लाइड्स वंस, और फिर हम ये बातचीत करेंगे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, हमने मैथमेटिक्स को समझा, मैथमेटिक्स को समझने के लिए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को समझा। सबसे पहले समझा स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर इज एन अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे एलिमेंट्स की क्या होती है, एक अरेंजमेंट होती है, या भाई बोल सकते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स में हमारे पास है एक म्यूजिकल कॉम्पोजिशन का एग्जाम्पल दिया गया है, मैं बता चुका हूँ, एक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेलोडीज एंड हार्मोनीज which are in turn complicated organization of notes and rhythms। ठीक है, इस पे हम बातचीत कर चुके हैं। चलिए, ये देखिए, ये फिजिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग। उनकी साइट, उनकी सेंसेस हैं, उनके कोरस्पोंडिंग सेंसेस हैं। इन सेंसेस का यूज करके हम क्या करते हैं, ये 5 सेंस ऑर्गन है और ये 5 सेंसेस हैं। हर एक सेंस ऑर्गन के कोरस्पोंडिंग एक सेंस है हमारे अंदर। तो सेंसिंग ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद ईच सेंस सेंड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे जो आईज है वो साइट से रिलेटेड, या ईयर है हियरिंग से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड, नोज है स्मेल से रिलेटेड, जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक देती हैं, ब्रेन तक पहुंचाती हैं, टू हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस। क्यों, ताकि आपके पास पास क्यों भेजती हैं ब्रेन तक ये, ताकि आपके आसपास का जो वर्ल्ड है आप उसकी एक सेंस बना सकें। ठीक है, आप उसका सेंस बना सकें, उसको समझ सकें, आप उसके कोरस्पोंडिंग अपने दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड क्रिएट कर सकें जो आपको गाइड करेगा लाइफ में। उस एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के हिसाब से जो आपके अंदर है आप एक्शंस ले सकें। ठीक है, चलिए, ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये 5 सेंसेस हैं। They help us to make sense of the physical world around us। इन्हीं 5 सेंसेस हैं, हम क्या करते हैं, आसपास के वर्ल्ड की सेंस बनाते हैं। इसलिए सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं कि हमें सेंस समझ आती है कि आसपास का वर्ल्ड है क्या। चलिए, तो ये बेसिक है, फिजिकल रियलिटी है। वो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू किससे इंटरेक्ट करती है, ब्रेन से इंटरेक्ट करती है, ह्यूमन ब्रेन के साथ। ठीक है, तो फिजिकल रियलिटी, फिजिकल वर्ल्ड है हमारे आसपास, और वो हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू किससे इंटरेक्ट करता है, हमारे ब्रेन से इंटरेक्ट करता है। चलिए, सेंस ऑर्गन्स सेंड द इंफॉर्मेशन टू द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, एनीथिंग विच कैन बी परसीव्ड बाय आवर 5 सेंसेस, जो भी 5 सेंसेस से हम परसीव कर सकते हैं, इज फिजिकल इन नेचर, उसी को हम क्या बोल देंगे, वो फिजिकल है। ओके, यानी कि वो आसपास एग्जिस्ट कर रहा है, हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इसको। फिजिकल रियलिटी इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट रेफर्स टू समथिंग व्हिच एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ थॉट प्रोसेस, जो थॉट प्रोसेस का पार्ट में एग्जिस्ट करता है, व्हिच इज दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है पुल्ड अवे या डिटैच्ड। अब ये क्यों बोला गया है, हम जानते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है हमारे आसपास की सराउंडिंग्स के, एनवायरनमेंट के। इसलिए हुआ क्या है, आपको कोई भी एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड है लिया तो वो वहीं से गया है, आसपास से। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट जो जिस शब्द से लिया गया है उसका मतलब बनता है पुल्ड अवे, कि आसपास के एनवायरनमेंट से खींच लिया गया है एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में। रियलिटी में तो फिजिकली था वो स्टार्टिंग में। ठीक है, एंड द बेसिक आइडिया इज ऑफ समथिंग डिटैच्ड फ्रॉम फिजिकल और कॉन्क्रीट रियलिटी।
बेसिक आइडिया क्या है कि फिजिकल रियलिटी है, जो आपकी कॉन्क्रीट सच्चाई है आपके जीवन के आसपास की, जो इन्वायरमेंट है फिजिकल वर्ल्ड, उसमें से उसको निकाल लिया गया है, उससे दूर कर लिया गया है। बेसिक आइडिया ये है। चलिए एक एग्जांपल दिया गया है इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट इज रिलेटिव का। क्या एग्जांपल है? देखिए आपको क्या है, एक फ्लाइंग डॉग दिखा रखा है, एक फ्लाइंग डॉग दिखा रखा है। इसमें क्या कर रहे हैं, अब आपने कभी फ्लाइंग डॉग रियल फिजिकल वर्ल्ड में नहीं देखा, लेकिन आप इमेजिन कर पा रहे हैं। फिर भी क्यों इमेजिन कर पा रहे हैं? आपने उड़ता हुआ देखा है ऑब्जेक्ट्स को, और आपने डॉग भी देखे हैं, तो आपने उसको क्या किया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से मिक्स करके कुछ और बना दिया। ठीक है, सो यू कैन नॉट इमेजिन अ कंप्लीटली न्यू एनिमल। आप एकदम से एक नया एनिमल नहीं इमेजिन कर सकते, करके दिखाइए। अगर आप नया एनिमल भी इमेजिन करेंगे, उसके अंदर भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो आपने आज तक देखी हैं। उसके आप आंखें इमेजिन करेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि एनिमल्स की आंखें होती हैं। ठीक है, आप उसको वॉयलेंट इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपने देखा है कि एनिमल्स वॉयलेंट होते हैं, हमला करते हैं। ऐसे करके आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक देंगे एनिमल्स को, वो आपने कहीं ना कहीं देखी होंगी। ऐसा एनिमल नहीं क्रिएट कर पाएंगे जिसमें अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो आपने आज तक ना देखी हो। ओके, सो यू कैन नॉट इमेजिन अ कंप्लीटली न्यू एनिमल, इट विल हैव द प्रॉपर्टीज दैट यू हैव सीन। उसमें वही प्रॉपर्टीज होंगी जो आपने आज तक देखी। यू मे नेवर फाइंड अ फ्लाइंग डॉग इन फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में आपको उड़ता हुआ डॉग नहीं मिलेगा, लेकिन बट यू हैव सीन द थिंग्स, सीन द डॉग एंड फ्लाइंग थिंग्स। आपने डॉग को भी देखा हुआ है, फ्लाइंग थिंग्स को भी देखा हुआ है, सो यू कैन इमेजिन अ फ्लाइंग डॉग। इसलिए हम इमेजिन कर पा रहे हैं फ्लाइंग डॉग, क्योंकि आपने फ्लाई करते हुए देखा है ऑब्जेक्ट्स को, और डॉग भी देखा है। ठीक है, चलिए अच्छा एक और एग्जांपल। यू हैव सीन मून, आपने मून देखा है, आपने स्टेयर्स देखी हैं, सो यू कैन इमेजिन स्टेयर्स टू द मून। आपने देखा है जो स्टेयर्स हैं वो छत तक लेके जाती हैं, तो आपने क्या सोचा कि मून तक क्यों नहीं, आपने मून के साथ जोड़ दिया उसको, परमुटेशन कर दिया उसका। ठीक है, अलग तरीके से कंबाइन कर दिया उनको। सो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो इंडिपेंडेंस है थॉट की, वो रिलेटिव है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर। ओके, एंड नाउ दिस इज thought is a material process और thought is made up of matter। thought एक material process है, या बोल सकते हैं thought किसका बना हुआ है, मैटर का बना हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, सेंस organs and brain themselves made up of matter। अब हम सेंस organ खुद किस चीज के मिलके बने हुए हैं, ये चीज समझिए। सेंस ऑर्गन्स हैं, आपकी पूरी बॉडी है जो, वो खुद किस चीज से मिलके बनी हुई है, मैटर से मिलके बनी हुई है, एनर्जी से मिलके बनी हुई है। खुद कहाँ एग्जिस्ट करती है बॉडी, खुद फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है बॉडी, फिजिकल वर्ल्ड के इंडिपेंडेंट नहीं एग्जिस्ट करती। खुद बॉडी एग्जिस्ट करती है फिजिकल वर्ल्ड में, खुद सेंस ऑर्गन्स एग्जिस्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, खुद आपका ब्रेन एग्जिस्ट करता है फिजिकल वर्ल्ड में। ठीक है, लेकिन उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं कि उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, so sense organs and brain themselves made up of matter। thought is the result of firing of neurons। neurons होते हैं आपके brain cells, neurons होते हैं आपके brain cells, उनके बीच में फायरिंग, फायरिंग का मतलब होता है वो न्यूरोकेमिकल सिग्नल भेजते हैं एक दूसरे को, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स भेजते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं उसमें, केमिकल्स के भी होते हैं, वो सिग्नल्स भेजते हैं। उन इलेक्ट्रिकल जब सिग्नल्स जाते हैं, ये आपको दिखाया भी गया है, ऐसे ही नजर आते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की तरह ट्रैवल करते हैं, ऐसा ही नजर आता है। ये एक आपका न्यूरॉन है जो बाकियों से जुड़ा हुआ है, वायरिंग है, ऐसे जुड़े होते हैं सेल्स ब्रेन के, वो एक दूसरे पे क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स भेज रहे होते हैं। तो जब ये हो रहा होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स बोलते हैं। एंड केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। तो थॉट है क्या, किसका रिजल्ट है, सिर्फ फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स की, जो अलग अलग न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे को इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स भेज रहे हैं, केमिकल की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, और उनके बीच में केमिकल, वहां पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, सिर्फ उसी का रिजल्ट है थॉट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो इट्स थॉट इटसेल्फ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। मैटर मटेरियल की जरूरत है उसको भी एग्जिस्ट करने के लिए, फिजिकल वर्ल्ड की जरूरत है उसको भी एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए अब साइंटिफिक मॉडलिंग पे बात कर चुके हैं हम। एवरी एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर इज देयर टू मॉडल द कॉन्क्रीट रियलिटी इन सम वे। अब सच्चाई तो ये है, आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अपने एनवायरनमेंट से ही बनाएंगे, और एनवायरनमेंट से बनाएंगे तो रियलिटी का मॉडल है एक तरीके से, उसी से जुड़ा हुआ है, उसी को एक्सप्लेन करता है कि रियलिटी से आया है तो रियलिटी से जुड़ा हुआ तो है वो। लेकिन scientific modeling is a scientific activity aim of which is to design an abstract model to explain the working of physical world around us।
साइंटिफिक मॉडलिंग साइंटिफिक एक्टिविटी है, इसमें हम क्या करते हैं, हम ऐसे मॉडल्स क्रिएट करते हैं जो हमारे आसपास के जितने भी सिचुएशंस हैं उनको एक्सप्लेन कर सकें। एक जनरलाइज मॉडल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो ज्यादातर सिचुएशंस को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। ओके, चलिए, we try to design abstract models such that is independent of object that it describe। हम एक ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं कि वो जिन ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब कर रहा है उनके इंडिपेंडेंट हो। जैसे नंबर, हमने बोला 5 बॉयज, 5 गर्ल्स, 5 स्टेट्स, 5 पेन्स, 5 पेंसिल्स। जो 5 है वो पेन, पेंसिल, बॉयज, गर्ल्स, इन सबके क्या है, इंडिपेंडेंट है। सब में सेम रूल लगेगा, सबकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है वो। तो जब आप ऐसा एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इट डिस्क्राइब। जिस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है उसी की इंडिपेंडेंट है, वो उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, उसके क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आप उसका यूज करके सारे ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा को। दिस इज साइंटिफिक मॉडलिंग, ऐसा मॉडल बनाना। ठीक है, अच्छा। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स आर जस्ट एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स, मॉडल्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द फिजिकल रियलिटी। तो हमें क्या समझ आया, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एक साइंटिफिक मॉडल ही होता है। किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, साइंटिफिक मॉडलिंग के थ्रू बनता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को, ज्यादा से ज्यादा फिजिकल सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बातचीत हो चुकी है। ये एग्जांपल दे दिया आपको नंबर का। ठीक है, द नंबर 6 रिप्रेजेंट सिक्सनेस। नंबर 6 सिक्सनेस को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 6 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सिक्सनेस को। द नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विच यू आर काउंटिंग। नंबर हमेशा इंडिपेंडेंट होता है उस ऑब्जेक्ट के जो काउंट कर रहे हो आप, उसके उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यू कैन यूज इट टू काउंट डोरेमोन्स। आप डोरेमोन को काउंट करने के लिए यूज कर लीजिए, 6 डोरेमोन्स हैं। ठीक है, या फिर पोटैटोज को 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी 6 का मतलब 6x यूज हो रहा है, यहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है, 6। लेकिन 6 खुद इस बात से इंडिपेंडेंट है कि आप किस ऑब्जेक्ट को काउंट कर रहे हैं। तो ये एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, साइंटिफिक मॉडलिंग के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, सो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉलर मोर फंडामेंटल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। अब ये भी बात हो गई है कि मैथमेटिकल स्ट्रक्चर और छोटे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से मिलके बना हो सकता है, लेकिन क्योंकि खुद ही एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है तो ये खुद किससे मिलके बना होगा, छोटे एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर से मिलके बना होगा। ठीक है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर खुद मैथमेटिकल सब स्ट्रक्चर से मिलके बना होगा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड द बेस ऑन व्हिच द होल स्ट्रक्चर इज बिल्ट इज वेरी क्लियर। एग्जाम्स देखिए, जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही क्या होता है, क्लियर होता है। जिस बेस पे पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी है हमारे मैथमेटिक्स के, बहुत क्लियर होता है कि हम इनको एजम्पशंस मान के चल रहे हैं। कभी अगर कोई एजम्पशन गलत हुई, अगर वो बिल्डिंग गिरी, तो क्यों गिरेगी, क्योंकि ये एजम्पशन गलत है, बीच का कोई प्रोसेस गलत नहीं है, वो एजम्पशंस गलत है। तो उन एजम्पशंस क्लियर होती हैं कि हमने ये एज्यूम करके हम चल रहे हैं और ये हमारा क्या है, बेस है। उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्स बोलते हैं। तो जब बेस बहुत क्लियर हो, प्रोसेस बहुत क्लियर हो, तो हम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और क्या होता है, बेस जिस पे बिल्ट है बहुत क्लियर होता है, उन बेस को हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्स बोलते हैं। ठीक है, नोट ऑल द एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर आर मैथमेटिकल लॉजिकल। ये मैं बता चुका हूँ, सारे मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर मैथमेटिकल लॉजिकल नहीं होते। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स एब्स्ट्रैक्ट हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है जितने भी एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर हैं सारे मैथमेटिकल है, नहीं। हमारे पास बहुत सारे हैं जो नहीं है, सच एज लव, हेट, जेलसी एटसेट्रा आर नाइदर वेल ऑर्गेनाइज्ड। ना तो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ना ही बेस जिस पे बिल्ट है वो क्लियर है। ठीक है, आप लॉजिकली आप किसी को क्यों जेलस हैं या लव है या हेट है, उसको कंप्लीट लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं बिल्ड कर सकते। मैथमेटिक्स में हम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं और इनको जो नहीं है इनको हम साइकोलॉजी में देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, ये भी हम बोल चुके हैं, स्टडिंग मैथ इज लाइक बिल्डिंग अ कैसल इन योर हेड। जब आप मैथ पढ़ रहे हैं तो ऐसा होता है जैसे कैसल क्रिएट कर रहे हैं आप अपने हेड में। कैसल समझते होंगे आप, राजा महाराजाओं की कैसल्स होती थी। ठीक है, व्हेन बिल्डिंग अ कैसल, जब आप कैसल को बिल्ड कर रहे हैं, यू फर्स्ट मस्ट लर्न टू बिल्ड अ ब्रिक। आपको पहले ब्रिक बिल्ड करनी सीखनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल बेस से शुरू करना पड़ेगा, एग्जाम से शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले ईंट बनानी पड़ेगी, और फिर जब आपको उसमें मास्टर हो जाए, जब आपको समझ आ जाए कि बेस क्या होता है, जब आपको समझ आए सेट क्या होता है, फिर आप रिलेशन की तरफ, अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ सकते हो। जब वो मास्टर हो जाए, यू कैन यूज इट टू बिल्ड अ वॉल। आप वॉल बिल्ड कर सकते हो उसके यूज करके। और जब आपको बिल्ड करनी आ गई वॉल,
जब आप बिल्ड कर सकते हैं एक वॉल, यू कैन बिल्ड अ टावर। अब क्या बिल्ड कर सकते हैं उससे? एक टावर बिल्ड कर सकते हैं, है ना। उसका यूज करके आप एक टावर बिल्ड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गर ब्रिक्स, अगर आपकी ब्रिक्स बहुत स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, तो हायर वॉल्स, अगर आपकी ब्रिक्स बनाने में आपकी पूरी मास्टरी, आप बेस्ट ब्रिक्स बना सकते हो, तो आप बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बना लोगे आराम से, ठीक है। यू कैन बिल्ड हायर वॉल्स, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ है। आपकी दीवार, आपकी ब्रिक्स टूट नहीं जाती हैं, बहुत सस्टेन कर सकती हैं, तो आप बहुत ऊंची बना लेंगे। तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा क्लियर होगा, आगे की चीजें उस पर उतने अच्छे से बिल्ड हो पाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने एक चीज सीखी और फिर जब उसका यूज होने लगा बीच आगे जाके कहीं, फिर से हमें दोबारा देखना पड़ रहा है, फिर से हम कंफ्यूज हो गए, अच्छा क्या था, फिर जाके वापस पढ़ना पड़ रहा है। तो आपकी जो ब्रिक्स थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो मैथ को पढ़ने के लिए, डिस्क्रीट मैथ को पढ़ने के लिए आपको इस साइकोलॉजी का यूज करना है। जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको फुल फोकस से मास्टर कर लेना है, ताकि जब भी उसकी जरूरत पड़े डायरेक्टली यूज किया जा सके वो, ताकि और मैथमेटिकल स्ट्रक्चर उससे बिल्ड किए जा सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशनली, पावरफुल टूल्स अलो यू टू बिल्ड फास्टर एंड मोर इफिशिएंटली। और हमारे पास टूल्स हैं, टूल्स टूल्स का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो वो जो टूल्स हैं आपके पास, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कुछ हम जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, कुछ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ टूल्स हैं जो आपको बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, बाकी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को। तो वो भी आपके जितने पावरफुल होंगे उतना अच्छा है। अच्छा, द ब्यूटी ऑफ अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कम्स फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू हैव लार्ज स्ट्रक्चर्स बिल्ट फ्रॉम इट। ब्यूटी क्या है मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की? मैं इसमें बोल चुका हूँ, कितना अच्छा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, कैसे बातचीत करेंगे, जितना ज्यादा बड़ा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बिल्ड किया जा सकता है उनको जोड़ के, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा क्या है, अच्छा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। चलिए, ये मैथमेटिक्स क्लियर है। अब हमें क्या होता है? अच्छा, मैथमेटिक्स दो होते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स। Discrete mathematics is the study of mathematical structures that are fundamentally discrete rather than continuous. जो continuous नहीं है, क्या है, discrete है, उनकी स्टडी है discrete mathematics, ठीक है। Discrete mathematical structures are designed to model the discrete objects. क्यों डिजाइन किया जाता है? ताकि आप डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को मॉडल कर सकें, या उन क्वांटिटीज को, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट होने का क्या मतलब है उस पर बातचीत कर चुके हैं। कंटिन्यूटी नहीं, आप ये बता सकते हैं पहला है, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है। इस सेंस में जब हो तो डिस्क्रीट है, और जब फ्लो की तरह हो, जब नेक्स्ट की बातचीत नहीं की जा सकती, ये नहीं बोला जा सकता है पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तब हम बोलेंगे वो कंटिन्यूअस है। Continuous mathematics is a study of mathematical structures that are continuous in nature. किसकी स्टडी है? उन मैथमेटिकल स्टडी की, स्ट्रक्चर्स की स्टडी है जो नेचर में क्या है, कंटिन्यूअस है। Continuous mathematical structures are designed to model the continuous objects or quantities. इनको क्यों डिजाइन करते हैं? देखिए, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है, सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए होता है, ऑब्जेक्ट सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये उन ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उन सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो खुद क्या है, कंटिन्यूअस है। और ये किनको है? जो खुद डिस्क्रीट है। जब आप ऐसे ऑब्जेक्ट से डील कर रहे हो जो डिस्क्रीट है, जिनका ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 ऐसे करके काउंटिंग हो रही है, आप ऐसे चीज बातचीत हो रही है, तो हम डिस्क्रीट में डील करेंगे। और जब कंटिन्यूटी है, ऐसी कोई बातचीत ही नहीं है, वाटर का फ्लो है, ठीक है, रैंप की तरह है, तो तब हम कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स से डील करेंगे, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें स्टेयर्स हैं, ये पीजीआई चंडीगढ़ से ली गई हैं, ये फोटो भी और ये फोटो भी, ठीक है, दोनों फोटो पीजीआई चंडीगढ़ से ली गई हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, ये हमारी स्टेयर्स हैं, ठीक है, नॉर्मल पीपल जनरली इनको यूज करते हैं। और यह रैंप है, ये किस लिए बिल्ड किया गया है? ताकि जब उनको किसी पेशेंट वगैरह को लेके जाना हो बेड पे, तो उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, रैंप का यूज कर सकते हैं। ये रैंप है एक्चुअली, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे आता है, ऐसे जैसे नीचे का जो डिजाइन है ना, ऐसे घूम के आ रहा है, ऐसे करके ही ऊपर से आ रहा है, अंदर का डिजाइन दिखाया है हमने ये। तो इस तरीके से ये बना हुआ है रैंप, ठीक है। ये कंटिन्यूअस है, रैंप क्या है, कंटिन्यूअस है, उसके अंदर कोई ब्रेक नहीं है, लगातार चल रहा है। जबकि स्टेयर्स में क्या है, फर्स्ट स्टेयर, सेकंड स्टेयर, थर्ड स्टेयर, फोर्थ स्टेयर, तो ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स में आएगा और ये कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स में आएगा। इसको, इससे हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में डील कर सकते हैं, इससे हम कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स में डील करेंगे, ठीक है। इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वी डील विद ऑब्जेक्ट्स दैट अज्यूम ओनली डिस्टिंक्ट सेपरेटेड वैल्यू एंड थस नॉट कैन नॉट वेरी स्मूथली, स्मूथली वेरी नहीं कर सकते, अलग अलग सेपरेटेड वैल्यूज लेंगे, ठीक है।
इन कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स वी डील विद ऑब्जेक्ट्स दैट वेरी स्मूथली, जो स्मूथली वेरी करते हैं उनसे किस में डील करते हैं, कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स में डील करते हैं। अच्छा, मैं ये भी बता चुका हूँ कि जो ज्यादातर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स की कोई भी आप ब्रांच उठाएंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स की आप कोई भी क्या उठाएंगे, ब्रांच उठाएंगे, उस ब्रांच में क्या हुआ, उस ब्रांच में क्या होगा, वो ब्रांच आप उठाएंगे उसमें दोनों चलेंगी, क्या चलेंगी, स्टेयर्स भी चलेंगी और रैंप भी चलेगा। यानी क्या कहना चाह रहा हूं, कुछ ऐसी दिखेगी कोई भी आप ब्रांच उठाएंगे, उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स तो क्या होंगे, डिस्क्रीट होंगे, और कुछ स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स आपको उसमें कंटिन्यूअस दिखाई देंगे। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर्स क्या दिखाई देंगे, कंटिन्यूअस दिखाई देंगे। ओके, क्लियर है। अच्छा, ये ठीक है, ऐसे करके कुछ नजर आएगा, कुछ डिस्क्रीट है और कुछ क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, चलिए ये देखिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स आर नॉट लाइक सेपरेट ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांच नहीं है मैथमेटिक्स की, rather इन मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस, बजाय इसके क्या है, ज्यादातर ब्रांचेस में मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक डिस्क्रीट होते हैं और कुछ टॉपिक क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। कुछ टॉपिक डिस्क्रीट होते हैं और कुछ टॉपिक्स कंटिन्यूअस होते हैं। ये हमारी स्लाइड्स हो गई हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कैसे है। देखिए, कंप्यूटर जनरली दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं हमारे पास कंप्यूटर। वन इज एनालॉग कंप्यूटर, वन इज एनालॉग कंप्यूटर एंड अनदर इज डिस्क्रीट, सॉरी, अनदर इज डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर खुद दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एनालॉग एंड डिजिटल। और ये आपको आई थिंक सीओए के स्टार्टिंग में बताया जाएगा एग्जैक्टली लेकिन चलिए, डिजिटल और एनालॉग होते हैं। डिजिटल क्या होता है, एनालॉग क्या होता है। डिजिटल डिस्क्रीट क्वांटिटीज पे बेस्ड है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। एनालॉग कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। डिजिटल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे। एनालॉग चलता है कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स पे। ठीक है, आज के टाइम में हम डिजिटल का यूज करते हैं। ठीक है, डिजिटल की ग्रोथ लास्ट 20 से 30 इयर्स में बहुत ज्यादा हुई है, एनालॉग की उस लेवल पे नहीं हुई है। पहली बार इवन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कंप्यूटर साइंस के कोर्स में, क्योंकि डिजिटल की ग्रोथ काफी हो रही थी। 1980s के आसपास पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था यूनिवर्सिटीज के अंदर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये जब लेके आए कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को लेके आइए यूनिवर्सिटीज के अंदर, और इसका कोर्स इतना डेवलप्ड भी नहीं था, आजकल बड़ा क्लियरली डेवलप्ड है। तब इसके अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं था, तो तब से लेके आए हुए हैं इसको, 1980s के आसपास आया था। तो कंप्यूटर बेसिकली पहले एनालॉग डिजिटल दोनों होते थे, आजकल डिजिटल ज्यादा यूज में है, डिजिटल की बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है और हम डिजिटल कंप्यूटर ही पढ़ते हैं। आज के टाइम में जब हम कंप्यूटर बोलते हैं हमारा मतलब होता है डिजिटल कंप्यूटर, और वो किस पे बेस्ड है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। आजकल वो बिट्स की फॉर्म में कर लेता है। डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल डेटा लेता है, कौन सा डेटा लेता है, डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा क्या होता है, जिसमें 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स की बात की जा सकती है, जैसे टेक्स्ट हो गया, बिट्स की फॉर्म में डेटा लेता है। किस फॉर्म में डेटा लेता है, बिट्स की फॉर्म में डेटा लेता है। ठीक है, इनपुट भी डिजिटल डेटा होता है, आउटपुट भी डिजिटल डेटा होता है इसके अंदर। और हमारे पास एनालॉग मैथमेटिक्स में क्या होता है, इनपुट भी कंटिन्यूअस डेटा होता है। ठीक है, इनपुट भी एनालॉग डेटा होता है और आउटपुट भी एनालॉग डेटा होता है। क्या कहना चाहता हूं मैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, वो इनपुट भी एनालॉग डेटा लेता है और आउटपुट भी एनालॉग डेटा लेता है। एनालॉग डेटा कंटिन्यूअस डेटा, एनालॉग डेटा कंटिन्यूअस डेटा, इनपुट भी एनालॉग डेटा, आउटपुट भी एनालॉग डेटा। अच्छा, इनपुट से आउटपुट प्रोड्यूस करने में जो प्रोसेस हुए हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस हैं सारे के सारे। वो प्रोसेस भी सारे के सारे कैसे हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेसेस हैं। ठीक है, वो सारे के सारे प्रोसेस भी कंटिन्यूअस प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा किस पे बेस्ड है, ये सारा का सारा कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, लेकिन आपका जीवन आसान इसलिए है क्योंकि आजकल यूज बहुत कम होता है। कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स का ज्यादातर पोर्शन आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे।
कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स का ज्यादातर क्वेश्चन आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या लेता है, डिजिटल डेटा लेता है और उसमें डिस्क्रीट प्रोसेसेस होते हैं और डिजिटल डेटा आउटपुट देता है, ठीक है। इसका अपोजिट हो गया, वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। इवन आजकल जो कंप्यूटर है उसको डिस्क्रीट मैथमेटिकल मशीन भी बोलते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिकल मशीन भी बोल देते हैं डिजिटल कंप्यूटर को, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिकल मशीन। तो आज के टाइम में कंप्यूटर सारा का सारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। आपको इस सब्जेक्ट को बड़े ध्यान से पढ़ना है ताकि आपके बाकी सब्जेक्ट्स की क्या बन जाए, आपका बेस बन जाए, ठीक है। क्योंकि जितना भी यूज होने वाला है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हर जगह पे आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सारा का सारा जब डिस्क्रीट मैथमेटिकल मशीन है तो सारे के सारे प्रोसेस भी डिस्क्रीट होंगे, इनपुट भी डिजिटल डेटा लेगा, आउटपुट भी डिजिटल डेटा देगा। डिजिटल डेटा मतलब डिस्क्रीट डेटा, डेटा मतलब सॉरी एनालॉग डेटा मतलब कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। तो ऐसे करके चलता है। चलिए, इन कंप्यूटर्स ऑल द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन बिट्स, बिट्स की फॉर्म में होती है। यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन टेक द वैल्यू ऑफ either 0 or 1। बिट्स का मतलब क्या है, ये यूनिट है इंफॉर्मेशन की, या तो 0 होंगी या फिर क्या होंगी, 1 होगी। सिंस द बिट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरीथिंग, बिट्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है कंप्यूटर में, जो भी हो रहा है दैट हैपेंस इन कंप्यूटर, एवरीथिंग बिकम्स डिस्क्रीट, सब कुछ क्या बन जाता है, डिस्क्रीट बन जाता है, ठीक है। बिट्स से सब कुछ हो रहा है और बिट्स क्या है, बिट्स कैसा डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है, डिजिटल डेटा है। तो जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ क्या बन जाता है, हमारा डिस्क्रीट बन जाता है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्लेज सच एन इंपॉर्टेंट रोल in working of computer that it is sometimes called discrete mathematical machine। इसको कभी कभी क्या बोल देते हैं, discrete mathematical machine भी बोल देते हैं। Okay, so it summarizes our lectures। ये complete हो गया हमारा introduction to discrete mathematics। From evening we will have introduction to set theory which Ramesh sir will be taking। Okay, I think आपको कुछ समझ आया होगा, ठीक है। नोट्स बनाए होंगे आपने, कुछ ऐड किया होगा उनमें, ठीक है। इस लेक्चर को एक बार रिवाइज कीजिएगा और इसका थोड़ा सा दिमाग में बेस बना के चलिए, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट और फिजिकल का यूज हमारा मैथमेटिकल लॉजिक वहीं से शुरू होने वाला है। मैथमेटिकल लॉजिक में हम लॉजिक की स्टडी करेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को बिल्ड कैसे करते हैं उस पर बातचीत करेंगे, थॉट प्रोसेस पे बातचीत करेंगे, तो वो वहीं से शुरू होएगा हमारा। लेकिन इस लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे।